अस्सलाम वालेकुम। फाइनली कैसे हो आप लोग? फाइनली आवाज़ आ रही है? ओके फाइनली काफ़ी दिनों बाद शुक्र है, चले काफ़ी दिनों बाद फिर से वो लेक्चर्स रिज्यूम हो गई है। मुझे सिर्फ आप लोगों से कुछ डिस्कस करना था करिकुलम के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमने पढ़ी है, कौन कौन सी चीज़ें रहती है। ये काइंडली आप लोग मुझे अगर बता दे तो पहले ग्रुप में एक मैसेज कर दो, बच्चों को कह दो कि सारे ऑनलाइन हो जाए। अभी सिर्फ 3-4 ही ऑनलाइन है। उन्हें कह दे रिफ्रेश करके। वही मैंने कहा, लेकिन मुझे टाइम टेबल अब ये ब्रेक में भी क्लासेस होनी है 1 से 2 में। फिर से टाइम टेबल सेंड किया उसमें तो 8:30 से 9:30 बजे की क्लास थी। हम सारे तो 9 बजे ले रहे हैं। नहीं, मुझे तो इधर 9 बजे का शो हो रहा है। मुझे भी 9 का ही शो होगा, मुझे 8:30 का नहीं शो होगा। तो ठीक है, 9 बजे ही है फिर। हाँ, लेकिन बच्चों को आपको शो नहीं हो रहा है। उन्हें कहते दोबारा से बस रिफ्रेश करने। स्टार्ट हो रहा है, ये देखो 49। हाँ, ये तो 10 से स्टार्ट है। ये सिलेक्ट डेट में कहते कि जाए एक दफ़ा मुझे कह रहे बंद करके दोबारा आ जाए तो आ जाएगा। कंटिन्यू ज्वाइन प्रोग्रेसिव है कि ज्वाइन कंटिन्यू, इस तरह कुछ आता है। फिर कहते वो सिलेक्ट कर लो। ओके फाइनली ठीक है। तो हमको से कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस करना था। ठीक है, मैं आप लोगों को इसमें सिलेबस भी था, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आप लोग एटलीस्ट मुझे बता दें कि हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है, कौन कौन सी चीज़ें रहती है, क्योंकि बार बार ये लेक्चर्स बंद हो रही है, रिज्यूम हो रही है, बंद हो रही है, रिज्यूम हो रही है इसमें। ठीक है, ये फर्स्ट पेज देखिए, इसमें मुझे बताए कौन कौन सी चीज़ें हो गई है और कौन कौन सी चीज़ें रहती है। एक तो हमने इंट्रो पढ़ा है, इंट्रोडक्शन।
वो तो ऑलरेडी है, इंट्रो टू CCL, एक तो वो पढ़ा है, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है साइको सोशल इम्प्लीकेशन इन द केयर ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट एंड फैमिली। ये जो यूनिट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 है, ये हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा। ओके, चैप्टर 1 रहता है अभी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 2, इंडिविजुअल एंड फैमिली रिस्पॉन्स टू द क्रिटिकल केयर एक्सपीरियंस, ये पढ़ा है। Individual and family response to the critical care experience. अच्छा, इसमें स्ट्रेस एंड कॉपिंग पढ़ा है, चैप्टर 2 भी नहीं पढ़ा। चैप्टर 3 सेंसरी स्लीप एंड सेंसरी इम्बैलेंसेस, वो सेंसरी ओवरलोड एंड सेंसरी डेप्रिवेशन, ये भी नहीं पढ़ा, ठीक है। स्ट्रेस एंड कॉपिंग पढ़ा है, चैप्टर 4, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेस एंड कॉपिंग पढ़ा है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन क्रिटिकल केयर एरिया, एथिकल लीगल इश्यूज पढ़ा है। Ethical legal issues, chapter number 5, ये पढ़ा है। एक बच्ची के अलावा कोई आंसर ही नहीं कर रहा। ठीक है, नहीं मैं अपना लेक्चर ले रहा हूँ जी, फाइनल ईयर। अच्छा, आर यू इंटरप्टेड? ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, करते हैं। अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, तो चैप्टर नंबर 5 भी नहीं पढ़ा, ठीक है। अब ब्रीमेन एंड डाइंग पढ़ा है, चैप्टर नंबर 6 ब्रीमेन एंड डाइंग, ये तो पढ़ा है, डेथ एंड डाइंग में पढ़ा था शायद, डेथ एंड डाइंग पढ़ा था हमने। ओके, सो चैप्टर नंबर 6 जो है वो है, वो डेथ एंड डाइंग है, वो पढ़ा है। ओके, स्पिरिचुअलिटी, शॉक पढ़ा, एंड ऑफ लाइफ, स्ट्रेस, एयरवे मैनेजमेंट, डेथ एंड डाइंग, ठीक है। इसमें शॉक अभी नहीं है। होप भी पढ़ा है मेरे ख्याल में, होप इन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पढ़ा है, होप इन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पढ़ा है। होप इन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पढ़ा है।
इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं पड़ा। चैप्टर नंबर 9 इन्फेक्शन कंट्रोल ये नहीं पड़ा। चैप्टर 10 न्यूट्रिशन भी तो पढ़ा है शायद कि नहीं पढ़ा। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज नहीं पढ़ी। न्यूट्रिशन भी पढ़ा है, गुड, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज रहती हैं, ये तो इसका मतलब है फर्स्ट यूनिट में हमने इंट्रो के बाद जो है वो हमने पढ़ा है स्ट्रेस एंड कॉपी, डेथ एंड डाइंग और न्यूट्रिशन। तो और होप 1 2 3 4 5 चैप्टर्स पढ़े हैं इसमें, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स मीन्स कि न्यूट्रिशन पढ़ी है अभी, पूरी पढ़ी है न्यूट्रिशन, ठीक है। ये यूनिट 1 है। ठीक है, इसमें हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग पढ़ा यूनिट 2 में हीमोडायनामिक रहता है, ठीक है। हमने IAB भी पढ़ा है और वेंटिलेटरी केयर पढ़ा है। वेंटिलेटरी केयर वेंटिलेटरी केयर का मुझे बताएं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ा है ये बताओ। मैकेनिकल वेंटिलेटर पढ़ा है, ओके। सो इसमें वेंटिलेटर पढ़ा है, ये बीपी और वेंटिलेटर ये दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, सिर्फ ये रहता है, ठीक है। हीमोडायनामिक मैनेजमेंट हमारा रहता है, बाकी ये बीपी और वेंटिलेटर दोनों पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ा है और क्या रहता है ये बताओ। डिजास्टर एंड ट्रियाज पढ़ाएं, ट्रॉमा एंड हेमरेज, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज, शॉक, क्या पढ़ाएं इसमें?
इसमें शॉर्ट पड़ा है, ठीक है। अच्छा हाँ, ट्रियाज की तो सिर्फ मैंने डेफिनेशन, वो तो सिर्फ हमने सिर्फ डेफिनेशन वगैरह डिस्कस किया था, बाकी कैटेगरीज वगैरह जो है वो डिस्कस नहीं किया, ठीक है। डिजास्टर जो है वो भी डिस्कस नहीं किया, बाकी ट्रॉमा भी नहीं पढ़ा, हेमरेज भी नहीं पढ़ा। इसमें हमने जो पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ शॉक ही पढ़ा है, ठीक है। सो यूनिट सिर्फ शॉक पढ़ा है, बाकी ठीक है। अभी क्या डिस्कस करना है और नेक्स्ट क्या पढ़ना है ये बताओ मुझे। नहीं वो भी पढ़नी है उस चैप्टर में, जो बाकी चीजें नहीं, उस चैप्टर में बाकी चीजें नहीं पढ़नी, उसमें सिर्फ और सिर्फ IABP पढ़ना था। उस चैप्टर में कुछ चीजें हमने पढ़नी है अभी, हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग पढ़नी है, बाकी उसके अंदर नहीं PCI कार्डियक सर्जरी ये चीजें नहीं पढ़नी, उसमें सिर्फ और सिर्फ IABP हमने पढ़ना था। उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ IABP पढ़ना था बस। सिर्फ IABP हमने पढ़ना है, वैसे कोर्स में सिर्फ IABP इन्वॉल्व है, इंक्लूड है, लेकिन अगर आप लोग कहते हो कि PCI या कार्डियक सर्जरीज या ये चीजें हम डिस्कस कर ले तो हम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। कोर्स में वैसे इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कहते हो कि हम डिस्कस करते हैं तो वेल एंड गुड, हम स्टार्ट कर लेते हैं, वहीं से हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, अगर पास पेपर में भी नहीं आए और सिलेबस में भी नहीं तो रहने देती। पास्ट पेपर्स में तो देखना पड़ेगा, वैसे 2-3 पास पेपर्स जो मैंने देखे या जो हमारी बात जो पास पेपर्स है मेरी क्लास से और मेरी क्लास के बाद, और ये जो 3 पेपर्स अभी आए हैं, 3 पेपर्स में से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आप लोग बाकी पास पेपर्स देख लो, अगर उसमें है तो ठीक है। लेकिन हमने सबसे पहले जो सिलेबस पे वर्क करना चाहिए, हमें सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो हम पढ़ लेते हैं।
इसलिए मैं आज ये सिलेबस डिस्कस किया क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मैं कुछ ये शाहरुख और हमजा वगैरह इन लोगों से मिला था, ये लोग कॉलेज आए थे, तो ये लोग कह रहे थे कि हमने बहुत कुछ पढ़ा। मैंने कहा कुछ पढ़ा नहीं, तो हम एक दिन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा और क्या क्या रहता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों से आज डिस्कस किया कि कौन कौन सी चीज़ें रहती है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमने पढ़ी है, ठीक है। मेरा खुद यही प्लान है अभी कि हम सबसे पहले जो है वो सिलेबस पे काम कर ले, सिलेबस जो है वो सबसे पहले ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो टाइम मिला तो पढ़ लेंगे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इंशाल्लाह वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पास पेपर्स कोशिश करो कहीं से पता कर लो, अगर मिलते हैं तो ढूंढ के मुझे भी दे दो और आपस में भी शेयर कर लो एक दूसरे के साथ, ठीक है। देख लो जिस जिसके कॉन्टैक्ट से, जिस जिसके लिंक से, उन्हें अपने लिंक से जो है वो पता कर लो, अपने दोस्तों से जो है वो पता कर लो, ठीक है। पेपर्स मिलते हैं तो ग्रुप में भी शेयर कर दो, मुझे भी शेयर कर दो, ठीक है। तो हम उस हिसाब से ही फिर तैयारी कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जो है वो सिलेबस पे काम करना चाहिए। चलो न्यूट्रिशन ऑलरेडी हमने पढ़ी है, बस सिर्फ एक शॉर्ट ओवरव्यू है, ठीक है। आज हम सिर्फ शॉर्ट ओवरव्यू में जो है वो डिस्कस करेंगे कि है क्या, ठीक है। कोई भी क्रिटिकल केयर में कोई भी पेशेंट आता है तो वो क्रिटिकली वो न्यूट्रिशन रिस्क पे होता है, ठीक है। कोई भी पेशेंट अगर क्रिटिकल एरिया में आपके पास मौजूद है तो आप ये कह सकते हैं कि इसे न्यूट्रिशनल रिस्क है, ठीक है। क्योंकि मुख्तलिफ उसकी जो फिजियोलॉजी है या उसकी जो पैथोलॉजी है, जो डिजीज़ है, जो इलनेस है, जो इंजरी है, ठीक है, या जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स है, जो माहौल के स्ट्रेसर्स है, जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का उसकी एनर्जी डिमांड के ऊपर, उसकी बॉडी मेटाबॉलिक रेट के ऊपर जो बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है। एक अंदाज़ा लगाया गया है, उसमें एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो कहते हैं कि कोई भी पेशेंट अगर क्रिटिकल एरिया में आता है तो क्रिटिकल एरिया से निकलने के बाद जो है वो कम से कम जो है वो 10 किलो या 10 किलो से ज़्यादा 10 kg से ज़्यादा वेट जो है वो लॉस कर लेता है, ठीक है। ये जो अनइंटेंशनल वेट लॉस है, इसकी इसका वजह क्या है? इसका वजह ये है कि आपके न्यूट्रिशनल रिजर्व जो है वो डिप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो है आपके मुख्तलिफ न्यूट्रिशनल जो रिजर्व्स है वो डिप्लीट हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है वो आप प्री डिस्पोज होते हो मेल न्यूट्रिशन को, ठीक है। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? इसी बुक से है, ये सारा कुछ इसी बुक के अंदर ही लिखा हुआ है। ये जो येलो कलर की बुक है ना आप लोगों की लिपिन कॉर्ड की, इसी में ही है, ठीक है। इसी बुक के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। ओके, सो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन ये है कि जो नेसेसरी है आपकी ग्रोथ और हेल्थ के लिए, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो फूड नेसेसरी है वो क्या, वो न्यूट्रिशन है। उसका जो प्रोसेस है वो क्या, वो न्यूट्रिशन है, ठीक है। मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं या न्यूट्रिएंट जो हम लेते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो न्यूट्रिशन है। उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, डिफरेंट वाइटामिन्स है, ट्रेस एलिमेंट्स है, सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। अब मेल न्यूट्रिशन अगर एक पेशेंट है वो मेल न्यूट्रिशन की तरफ जाता है तो मेल न्यूट्रिशन की कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस होती है, मेल न्यूट्रिशन के नुकसानात क्या है, ठीक है। उन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं। अब मेल न्यूट्रिशन, अगर एक बंदा जो है वो मेल नरिश है तो मेल नरिश बंदा जो है उसमें क्या होगा, मेल नरिश बंदे में जो है वो एक तो वुंड हीलिंग जो उसका है वो डिले हो जाएगा, ठीक है। उसकी वुंड हीलिंग जो है वो डिले हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो क्या होगा, इसके अलावा जो है उसका लेंथ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन जो है, जो वो एडमिट है, ठीक है, उसका जो एडमिशन टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसका एडमिशन टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो इम्यूनो सप्रेस जो है वो हो सकता है, ठीक है, वो इम्यूनो कंप्रोमाइज हो सकता है, ठीक है। उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं।
उसका जो अर्गन इम्पेयरमेंट है वो इंक्रीज हो सकता है, अर्गन जो सारी है उसकी इम्पेयर हो सकती है, मोबिलिटी और मोटिलिटी जो उसकी है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट। आपने न्यूट्रिशनल असेसमेंट किस तरह करनी है, आपने पेशेंट को किस तरह देखना है। ठीक है, उसकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या है, सबसे पहले तो आप जो है उसकी कंप्लीट विद इन 24 आवर जो है वो आप एक कंप्लीट असेसमेंट करते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डेटा के लिहाज से। ठीक है, आप न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर्स देखते हो, आप देखते हो कि उसकी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है। ठीक है, साथ साथ हम ये चीज़ें देखते हैं। देखो, एक न्यूट्रिशनल असेसमेंट आपने कैसी करनी है, आपके पास पेशेंट आए, एक 24 आवर के लिए जब आपके पास पेशेंट रहता है आपको सारा कुछ पता चल जाता है, उसकी रूटीन्स का, सारी चीज़ों का। ठीक है, क्योंकि आप उसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा दोनों ले लेते हो। सब्जेक्टिव में आप उनसे पूछ लेते हो, ठीक है, उसकी फूड प्रेफरेंसेस है, ठीक है, वो किस टाइम खाना खाता है, ठीक है, किस टाइम खाना खाता है, कितने दिन में कितनी दफ़ा खाना खाता है, कौन कौन सी चीज़ें उसे पसंद है, उसके पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप उसे ऑब्जर्व करते हो साथ साथ। ठीक है, आप साथ साथ देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसमें भी आपको पता चल जाता है। दूसरा क्या है, आपको उसकी न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर्स का पता चलता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोटीन्स लेता है, वो गोश्त लेता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो नॉन वेज बिल्कुल नहीं लेता, तो हमें ये उससे अंदाज़ा लग जाता है कि उसके में आयरन की कमी हो सकती है, उसमें वाइटामिन वगैरह की कमी हो सकती है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ वेज वगैरह में होती है। ठीक है, तो इस तरह हमें पता चल जाए, अगर एक पेशेंट आपके पास आता है वो सिर्फ वेज लेते हैं, वो नॉन वेज नहीं लेता। ठीक है, तो उसमें भी आपको जो है वो अंदाज़ा लग सकता है। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें किन चीज़ों की वजह से है। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिशनल नीड्स जो है वो आप उसके इस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, मेडिकल, साइकोसोशल, सोशियोइकोनॉमिक फैक्टर्स वगैरह सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा हम उसके लिए असेसमेंट भी करते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट में जो है वो हमें पता चल जाता है हाइट, वेट, बीएमआई, ट्राइसेप्स, स्किन फोल्ड थिकनेस, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, ये सारी चीज़ें जो हम देखते थे। बीएमआई हम किस तरह चेक करते हैं, क्या फार्मूला है, बताइए सर। बीएमआई किस तरह चेक करते हैं, बीएमआई किस तरह चेक करते हैं, ये बताएं जरा। व्हाट इज बीएमआई, बीएमआई है क्या?
What is body mass index? BMI using a person height and weight. Okay, ठीक है. हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग मेजर करती है. नॉर्मल एडल्ट का 20 से 24 तक होता है. अगर 24 से अबव है या 24 से कम है तो हम क्या कहेंगे? एटीन से बिलो तो अंडर वेट. ठीक है. वेट डिवाइड बाय हाइट. फार्मूला क्या है बीएमआई का? फार्मूला क्या है? ट्वेंटी फोर से अबव 20 होता है तो 30 से अबव कितना होगा? वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट स्क्वायर इन मीटर है. ठीक है. हाइट इन मीटर नहीं है, हाइट स्क्वायर इन मीटर है. बीएमआई जो है ना, BMI इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय हाइट. ठीक है. लेकिन ये जो वेट हम लेते हैं मीटर्स में. ठीक है. और वेट जो हम लेते हैं वो मीटर्स में नहीं, किलोग्राम्स में. सॉरी. BMI जो है ये वेट इन केजी. ठीक है. हाइट स्क्वायर है, हाइट नहीं है सिर्फ. ठीक है. हाइट स्क्वायर है, हाइट स्क्वायर इन मीटर्स. मीटर स्क्वायर्स में नहीं लेते, हाइट स्क्वायर इन मीटर. ठीक है. कम हो तो अंडर वेट है, ज्यादा हो तो 24 से अबव हो तो क्या है? ओवर वेट है. ठीक है. ओवर वेट है. बीस. अच्छा बता 10 बजे हो जाएगा फिर. इधर देखो.
ओके ठीक है, आप सारे बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, 18 to 24 जो है ये एक बीएमआई का नॉर्मल रेंज है। ठीक है, 18 to 24 जो है वो बीएमआई का नॉर्मल रेंज है। 18 से कम में तो अंडरवेट आएगा, 18 24 से 30 के दरमियान में हो तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये ओवरवेट है। ठीक है, 24 से 30 के दरमियान में हो तो हम कहते हैं ये ओवरवेट है। ठीक है, और अगर 30 से अबव है तो हम ओबीज रेंज के अंदर आते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये ओबीज है। ठीक है, सो ये चीज़ें मस्ट याद रखना। ठीक है, एक बीएमआई है, दूसरा जो है वो बीएमआर है, बीएमआर। ठीक है, एक क्या है, एक बीएमआई एक बीएमआर है। बीएमआर क्या है, बीएमआर जो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट है। ठीक है, बीएमआर जो है वो क्या है, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट है। लेकिन जो बीएमआई है वो क्या है, वो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है। ठीक है, अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो एनर्जी एक्सपेंडिचर है कि रेस्ट के दौरान, रेस्ट के हालत में एक इंडिविजुअल जो है वो कितना एनर्जी जो है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, वो क्या है, वो बीएमआर है। ठीक है, वो क्या है, वो बीएमआर है। अब अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बीएमआर इंक्रीज होगा। ठीक है, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, सो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट के दौरान आपकी बॉडी जो है वो फंक्शनिंग के लिए कितनी कैलोरीज या कितनी एनर्जी जो है वो यूज कर रही है, वो क्या है, वो बीएमआर है। बीएमआई क्या है, बॉडी बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स या बॉडी मास इंडेक्स है। ठीक है, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो बॉडी मास इंडेक्स है। बॉडी मास इंडेक्स जो है वो वेट और हाइट के हिसाब से हम देखते हैं। वेट जो है वो हमने किलोग्राम में लेना है, हाइट जो है वो हमने हाइट स्क्वायर लेना है नीचे। ठीक है, तो हाइट स्क्वायर जो है वो हमने किस में लेना है, वो मीटर्स में लेना है। ठीक है, वो मीटर्स में लेना है। अब उससे जो आंसर आता है वो हम फिर देख लेते हैं रेंज के हिसाब से। ठीक है, जो नॉर्मल रेंज है वो 18 to 24 या 18.5 to 24.5 या 18.5 to 25, ये एक रेंज है। ठीक है, इस रेंज के अगर आप अंदर हो तो आप नॉर्मल हो, इस रेंज से अगर कम हो तो अंडर हो, इस रेंज से ज्यादा हो तो ओवर हो। ठीक है, और अगर 30 से ज्यादा हो तो आप क्या हो, आप ओबीस के रेंज में आते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो नेक्स्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए और आप क्या कर सकते हो। ठीक है, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री देख सकते हो, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो। फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, आप लोग एक बुक में एक टेबल है 7.1, वो रिव्यू कर ले, लेकिन वैसे आपको क्या लगता है कौन कौन सी चीज़ें हम देख सकते हैं। सो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। लाइक आप उसको फिजिकली देख लो, आप उसको देखो कि उसकी माउथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके ओरल कैविटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसकी ओरल हाइजीन कैसी है। ठीक है, उसके टीथ जो है वो कैसे है, नंबर ऑफ टीथ जो है वो कैसे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने साथ साथ जो है वो देखनी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप देख लो, लेबोरेटरी वैल्यूज आप देख लो। ठीक है, इसके अलावा जो है आप उनका इनपुट आउटपुट जो है वो देख लो। ठीक है, कि वो कितना डाइट जो है या कितनी फ्लूइड जो है वो ले रही है। ठीक है, या ले रहे हैं। ठीक है, और उसका आउटपुट कितना है। सो इनपुट और आउटपुट को मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इनपुट आउटपुट को मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है। इनपुट आउटपुट को मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है सर, ज़्यादातर वार्ड में हमें हाइट इंचेस में मिलती है। ठीक है, इंचेस में मिलती है, आप इंचेस को मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मीटर में 39 इंचेस होती है। जी बिल्कुल, बीएमआई डिस्कस हो गया। एक मीटर में 39 इंचेस होती है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से कन्वर्ट कर लो।
एक मीटर में 39 समथिंग होती है, लेकिन हम 39 लेते हैं, ठीक है। वैसे 39.3 होते हैं वैसे, लेकिन हम 39 ही लेते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग जो है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट को मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अच्छा, एक बच्ची कह रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ BMI डिस्कस किया, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं? हमने वेट डिवाइड बाय हाइट स्क्वायर से निकालना है। वेट को हमने किलोग्राम में लेना है, हाइट को हमने मीटर में लेना है, ठीक है, और उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर उसका जो आंसर आता है वो हम उस रेंज में देखते हैं। अगर 18 to 24 आंसर आता है तो नॉर्मल रेंज में है, अगर इससे कम आता है तो अंडर वेट है, अगर इससे ज्यादा है तो ओवर वेट है, ठीक है। और अगर 30 से ज्यादा आंसर आता है तो वो ओबीस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये कि इनपुट आउटपुट को मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कोई नहीं बोल रहा कि क्या है। इनपुट आउटपुट को मेजर करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? बार बार मैं यही पूछने लगा हूँ, यही पूछ रहा हूँ बार बार, तब से यही पूछ रहा हूँ, कोई आंसर नहीं। डेली वेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हम डेली वेट मेजर करते हैं, डेली वेट हम मेजर करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि इनपुट आउटपुट जो है उसमें कितनी चेंजेस आती है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो इनपुट आउटपुट को मेजर करने के लिए वो क्या है? वो डेली वेट है। वेरी गुड, ठीक है, डेली वेट है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर है। इधर नीचे लिखा हुआ है द सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस इज डेली वेट, ठीक है। इसके अलावा आप उसका गेग रिफ्लेक्स चेक करते हो तो उसका गेग रिफ्लेक्स आता है नहीं आता, डिस्पेजिया वगैरह कुछ तो है तो नहीं, एडिकेट डेंटेशन जो है वो है तो नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आ जाती है, ठीक है। हाइड्रेशन स्टेटस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, पॉजिटिव है नहीं है, नेगेटिव है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन बैलेंस, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें, ओके। चलो कल इंशाल्लाह हम देखते हैं, या अगर आप लोग कहते हो तो हम ये ही जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो दोबारा पढ़ लेंगे, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है। नहीं है तो हम जो है वो उधर से ही स्टार्ट करेंगे, कल न्यू टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर किसी को यूरिन बैग नहीं लगा तो अगर किसी को यूरिन बैग नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा? यहाँ एक बंदी को जो है वो यूरिन आ ही नहीं रहा।
बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है।